हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रबिया ख़ान एंड वेलकम टू माय वीलॉग। मैं बात करूँगी आज ऐसी शख्सियत की जिनका नाम जब मीडिया चैनल्स पर लिया जाता था तो उनका नाम जो है वो म्यूट कर दिया जाता था, बीप लगा दिया जाता था। किसी कंट्रोवर्सी केस में अगर उनका नाम आ जाता था तो उसको म्यूट कर दिया जाता था। तो ये था उनका इन्फ्लुएंस। मैं बात कर रही हूँ मलिक रियाज़ की। म्यूट से लेकर अब तक का जो सफ़र है उन्होंने कैसे तय किया, अब जो है उनकी कंट्रोवर्सी को लेकर मीडिया चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में हर जगह जो है वो उनका नाम लिया जा रहा है, हर जगह जो है वो उनका चर्चा है। लेकिन उनका इतना असर रसूख रहा है कि जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेस, हर किसी पे उन्होंने इन्फ्लुएंस दिखाया, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, सियासतदान हों, फौजी हों, हर किसी पे जो है वो उनका इन्फ्लुएंस था। कहा जाता था कि हर कोई उनकी जेब में है, वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको खुश रखते हैं। तो कोई एक ऐसा नहीं था कि एक हुकूमत को वो खुश रखते थे, दूसरी हुकूमत आ जाती थी तो उनके लिए मुश्किलात हो जाती थी, ऐसा हरगिज़ नहीं था। तो अच्छी तरह जानते थे कि अपना काम जो है वो कैसे निकलवाना है और कैसे जो है वो इस मुल्क में काम करना है। लेकिन वक्त जो है वो कहाँ एक सा रहता है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि इमरान खान का फ़ौज के साथ ऐसा फॉल आउट हो जाएगा जैसे तारीख में कभी नहीं देखा गया, या फिर नून लीग का ऐसा गठजोड़ हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ और ऐसा हाइब्रिड सिस्टम आ जाएगा जैसा तारीख में जिसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। तो वक्त जो है वो बदलता रहता है। मलिक रियाज के लिए भी वक्त जो है वो बदल चुका है। वही ज़मीन जिस पे उन्होंने कब्जे किए, लैंड ग्रैबिंग की, लोगों के गोट जो है उजाड़ कर अपनी सोसाइटीज़ बनाई, आज वही ज़मीन जो है उन पर तंग कर दी गई है। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोग समझते हैं कि ये आज की बात है, लेकिन ये आज की बात नहीं है। ये मामला जो है वो कई अरसे से, काफ़ी पुराना जो है वो ये मामला है। और ये भी लोगों का ख्याल है कि शायद ये लड़ाई जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में वादा माफ गवाह बनने की लड़ाई है, लेकिन वो ये भी नहीं है। तो आखिर क्या वजह है? वादा माफ गवाह बनने से ज़रूर मलिक रियाज़ ने इनकार किया और फिर हमने उनकी ट्वीट्स भी देखी। उन्होंने कहा कि मुझ पे प्रेशर नहीं डाला जाए, मैं किसी प्रेशर में नहीं आऊँगा, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, और ब्ला ब्ला ब्ला। सो खैर एनीवेज़ वो केस जो है वो साइड पे हो चुका है क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है वो सज़ा हो चुकी है, उसमें अपील भी जो है वो दायर है। तो वो मामला जो है वो तो एक तरफ हो चुका है। सो असल मामला जो है वो क्या है? सवाल ये उठता है कि इतना इन्फ्लुएंशियल इंसान मलिक रियाज, जिसने सब पे अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है, एक अरसे से वो जो है वो ये काम कर रहे हैं। ये आज की बात थोड़ी है। ये ज़मीनों पे कब्ज़े, ये नाजायज़ लैंड ग्रैबिंग और नाजायज़ कब्ज़े करना, लोगों की चीखों पुकार, गरीब जो है वो इस पर रो रहे होते, प्रोटेस्ट कर रहे होते, ये आज की बात तो नहीं है और ना नैब आज बना है। तो आखिर क्यों आज जो है वो क्या हुआ है? ये मामला आज का नहीं है, ये मामला कुछ अरसे से है। और ये लड़ाई जो है वो कोई मलिक रियाज की करप्शन और उसकी नहीं है। ये लड़ाई जो है वो मलिक रियाज और रियासत की है। और ये लड़ाई है क्या? असल में जो है ये एक्शन जो है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि ये मामला कुछ साल पहले शुरू हुआ और ये मामला है शोहदा की ज़मीन का। जी हाँ, शोहदा की ज़मीन जो कि मलिक रियाज ने डेवलप करनी थी। 2009 में एक स्कीम अनाउंस की गई थी डीएचए वैली की, और 2012 में जो रिटायर्ड कर्नल तारिक हैं, उन्होंने, तारिक कमाल, उन्होंने जो है वो एक कंप्लेन दायर की, उन्होंने एलिगेशन लगाई और ये एलिगेशन थी अगेंस्ट मलिक रियाज एंड डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। और ये क्या एलिगेशन थी? डीएचए वैली ने शोहदा की ज़मीन डेवलप करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, ये ठेका जो है वो मलिक रियाज को दिया। अब इसमें हुआ ये कि लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कर्नल तारिक कमाल की ये कंप्लेन थी। उन्होंने कहा कि ये 1.5 लाख लोग जो हैं उनके रेजिडेंशियल प्लॉट्स का मामला है। उनका कहना था कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद को पैसे मिल रहे थे इन द नेम ऑफ अलॉटमेंट्स ऑफ प्लॉट्स, डीएचए फेज़ 1 एक्सटेंशन, फेज़ 2 एक्सटेंशन और डीएचए वैली सिंस 2019। तो लोग जो हैं इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे बेसिकली। तो डीएचए फेज़ 1 एक्सटेंशन और फेज़ 2 एक्सटेंशन तो बन गया, लेकिन डीएचए वैली जो है उसको डेवलप अभी तक नहीं किया गया है। ये मैं आपको 2012 की बात बता रही हूँ। और उनका कहना था, उन्होंने जो कंप्लेन दायर की थी, उनका कहना था कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों को ये नहीं बताया डीएचए एंड बहरिया टाउन है ओवर लैंड डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि तमाम फंड्स जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए जो डीएचए को मिले। ज़ाहिर है वो प्लॉट्स थे जो शोहदा की फैमिलीज़ ने जिनमें इन्वेस्ट किया। इसमें शोहदा की फैमिलीज़ भी हैं। उनका कहना है कि 1,10,000 सिविलियंस भी हैं, 41,000 सर्विंग और रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, जवान्स हैं, फैमिलीज़ हैं शोहदा की। और ये 165,000 कैनाल्स का ये प्रोजेक्ट है। तो जब डीएचए वैली को ये पैसे मिले, उन्होंने ये पैसे बहरिया टाउन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ये पैसे जो हैं ये कितने हैं ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये अमाउंट जो है वो उन्होंने बताया है कि ये 62 बिलियन। जी,
62 बिलियन रुपीस जो हैं ये इनको मिले थे, फंड्स रेज किए थे DHA वैली ने, जो कि ट्रांसफ़र कर दिए गए बहरिया टाउन को। बहरिया टाउन ने क्या किया? बहरिया टाउन ने ये किया कि इसको डेवलप नहीं किया, इस पे काम तो ज़रूर शुरू किया, लेकिन सिर्फ 10,000 कैनाल पे जो है वो एक्टिविटी की, और उसके चंद दिन बाद ही जो है ये काम रुक गया, इस पे कोई काम नहीं हुआ। तो इन पैसों का क्या हुआ? इन पैसों का ये हुआ कि ये पैसे जो है वो कंप्लेन की गई कि ये मलिक रियाज जो है अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो है उन्होंने ये पैसा इस्तेमाल किया है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये मामला जो है वो एक अरसे से चल रहा है। 2012 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने जो है स्टर्न एक्शन भी लिया, और उन्होंने कहा कि जो तमाम रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर, सिविलियंस हैं जो कि इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त जो है वो एक्शन लेना चाहिए। 2021-22 में भी जनरल बाजवा के टाइम पे भी जो है शोहदा की फैमिलीज ने उनके साथ एक मीटिंग की, और इस मीटिंग में उन्होंने शिकायत की कि किस तरह से उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है इस प्रोजेक्ट में, और उनको अभी तक जो है वो प्लॉट्स नहीं दिए जा रहे। तो उन्होंने भी जो है वो एक मीटिंग में ये शिकायत की। तो ऑन एंड ऑफ ये शिकायत जो है वो की जा रही थी कि किस तरह से मलिक रियाज ने इस पर डेवलपमेंट नहीं की है। मलिक रियाज का शायद ये ख्याल था कि वो जैसे मामलात अपने फिक्स करते हैं, थोड़ी ज़मीन दे के, पैसे दे के वो अपनी जान छुड़ा लेंगे, लेकिन ये मामला इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि ये मामला जो था वो था अब फौज की, शोहदा की फैमिलीज़ का मामला, और ये नहायत सेंसिटिव इशू बन जाता है। और DHA की अपनी जो रेपुटेशन है वो ऑन कार्ड्स थी, तो इसलिए जो है ये मामला जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गया। अच्छा, फिर ये पैसा जो है वो आखिर गया कहाँ 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 मलिक रियाज ने जो है वो इसको खर्च किया? तो ये ट्रेल जो है वो भी नैब दे चुका है। नैब ने कहा है कि ये पैसा जो है वो बहरिया टाउन के अकाउंट में गए 62 बिलियन रुपीस, और ये एक डमी कंपनी के थ्रू, 4 बैंक्स के थ्रू इन्वेस्ट हुए आइकॉन टावर में। आइकॉन टावर जो कि कराची में मौजूद है, उनका प्रोजेक्ट है मलिक रियाज का, उसमें जो है ये पैसा लगाया गया। और बल्कि इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान कहा जाता है कि बाबे इब्ने कासिम के 20 एकड़ लैंड पे भी मलिक रियाज ने जो है वो कब्जा कर लिया। तो एक ये डमी कंपनी उन्होंने बनाई, और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही थे जो कि बहरिया टाउन के थे, और उसके थ्रू जो है वो बैंक्स के थ्रू इन्वेस्ट हुआ ये आइकॉन में। आइकॉन जो मलिक रियाज का एक और प्रोजेक्ट है, उसमें जो है वो ये पैसा इन्वेस्ट हुआ। तो ये कहानी है। अब नैब जो है वो पूरी ट्रेल जो है वो दे चुका है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की कंप्लेंट जो है मलिक रियाज के अगेंस्ट डाल दी है। उसमें को अक्यूज़ जो हैं वो मलिक रियाज की बीवी हैं, मलिक रियाज के बेटे हैं, दामाद हैं, उनकी बेटी हैं मुबशरा, उनके दामाद सलमान अली ख़ान, जैन मलिक, उनके भाई वकार रिफत, और इसके अलावा दीन शाह जो है, जिसको माना जाता है कि वो एक पावरफुल शख्सियत के फ्रंट मैन हैं, वो भी इसमें को अक्यूज़ड हैं। तो ये जो है मामलात हैं, और ये तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ज़रिए ये वेरीफाई हो चुका है, तमाम सबूत जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त। ऑब्वियसली मलिक रियाज साहब जो है वो चाहते हैं कि वो अपने तरीके से इन मामलात को हल करें, इसलिए उनका जो रीसेंट पोस्ट था उसमें उन्होंने जो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि माफ़िया मांगने की कोशिश की। फाइनल अपील उन्होंने कहा, मैं करता हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट वी बी गिवन अ चांस टू रिटर्न टू सीरियस डायलॉग एंड अ डिग्निफाइड सोल्यूशन। उनका कहना है कि मुझे मेरी तरफ कोई पैसे बनते हैं तो मैं इंश्योर करूँगा कि उसकी पेमेंट हो जाए। वो ये भी कहते हैं कि उनको पूरा भरोसा है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर कि वो जस्टिस, विजडम और प्रूडेंस के साथ इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सिर्फ पोस्ट अभी नहीं है, वो कई बार जो है वो ये कोशिश कर चुके हैं कि ये मामला जो है वो किसी तरह हल हो जाए। इस हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट एजाज सैयद भी ये क्लेम कर चुके हैं। वो अपना एक यूट्यूब पे जो है वो उनका चैनल है टॉक शॉक के नाम से, वो ये क्लेम कर चुके हैं कि मलिक रियाज 2 लेटर्स लिख चुके हैं जून के महीने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। एक लेटर जून 3 को लिखा था उन्होंने, जिसपे उन्होंने अपॉलॉजी की थी, उन्होंने सॉरी कहा था, और उन्होंने कहा था वो अपनी मुल्क के लिए जो है वो काम करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा है 12 और 13 तारीख को, 12 और 13 जून को, जिसमें उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि 3,000 कनाल लैंड जो है वो शोहदा के लिए वो डेडिकेट करना चाहते हैं मलिक रियाज। और ऐसा भी क्लेम किया एजाज सैयद ने कि शायद जो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी हैं, जो MI मेजर जनरल वाजिद हैं, वो चाहते हैं कि मलिक रियाज के साथ मामला जो है वो हल हो जाए, मलिक रियाज पाकिस्तान वापस आ जाएं और ये मामला जो है वो किसी तरह फिक्स हो जाए, रफा दफा हो जाए। लेकिन रियासत जो है वो इस पर तैयार नहीं है। उन्होंने सोच लिया है, फैसला कर लिया है मलिक रियाज के अगेंस्ट कि इनको जो है वो इस तरह से
से आसानी से माफ़ नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका नाम जो है वो अब ECL पे भी है, रेड वारंट भी जो है वो प्रोसेस कर दिया गया है मलिक रियाज के ख़िलाफ़। और इसमें यह है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, बाहर भी हो कोई शख्स और उसके ख़िलाफ़ केस हो तो उसको जो है वो नैब बुला सकता है। तो ये मामला जो है वो काफ़ी सेंसिटिव हो गया है इस वक्त। लेट्स सी कि क्या होता है। बहुत सारे जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो उनकी सील कर दी गई है। फिर फैसला भी आ गया है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्शन कर दी जाएगी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जिस पे वो स्टे लेना चाह रहे थे और उसके ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने अपील भी दायर कर दी है मलिक रियाज़ ने। लेकिन मलिक रियाज़ ने जो है पॉइंट ये है यहाँ पे कि मलिक रियाज़ ने जो पैसा बनाना था वो तो बना चुके। उन्होंने इतना पैसा बना लिया है कि उनकी 7 पुश्तें भी बैठ कर खाएँगी ना वो पैसा, तो वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो जिसका नुकसान हुआ है, जो पिस्ता है, वो आम आवाम है। वो लोग जो एक एक पैसा जोड़कर मलिक रियाज की इन प्रोजेक्ट्स पर, इन सोसाइटीज़ पर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में किसी सोसाइटी ने नहीं दिया लोगों को, तो वो वहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं अपना एक एक पैसा जोड़कर। नौकरी पेशा लोग लोन जमा कर 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 जो है वो इन सोसाइटीज़ पर इन्वेस्ट करते हैं। और अब जो है उनका फेट क्या होगा उसका फ़ैसला जो है वो आना बाकी है। वही जो है वो इसमें फंसते हैं। कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट की ज़िम्मेदारी लेगा, उनको टेक ओवर करेगा। ये इतनी रिसोर्सेज, इतनी कैपेसिटी, इतनी सकत जो है वो पाकिस्तान में कौन से ऐसे रियल स्टेट इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स हैं जो इसमें जाना चाहेंगे। और स्पेशली मलिक रियाज का जो हाल हुआ है उसके बाद कौन जो है वो इनकी सोसाइटीज़ में हाथ डालना चाहेगा। तो ये बड़ी बड़ी बहरिया टाउन की सोसाइटी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इनका फेट क्या होगा वो देखना होगा। ज़ाहिर लोग यही सोचेंगे जो बड़े रियल स्टेट इन्वेस्टर्स भी हैं कि अगर मलिक रियाज के साथ ये हो सकता है तो उनके साथ भी हो सकता है। और वैसे भी किसी के पास इतनी रिसोर्सेज और इतना कैपेसिटी और इतनी सकत है ही नहीं कि वो इतनी बड़ी सोसाइटीज़ को जो है वो टेक ओवर कर सकें। पाकिस्तान में बहरिया टाउन की टक्कर की सिर्फ एक ही सोसाइटी है और वो है DHA है जो बहरिया टाउन की टक्कर की सोसाइटीज़ बनाता है। ये कैपेसिटी, ये सकत जो है वो इस स्केल पे काम करने की वो DHA के पास ही है। इसलिए बहुत सारे लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद इसका हल ये हो कि बहरिया टाउन जो है वो DHA ले ले और वही इस पे डेवलपमेंट करे। सो लेट्स सी कि बहरिया टाउन का फेट क्या होता है और इससे जुड़े करोड़ों लोगों का जो है वो फेट क्या होता है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स बहरिया टाउन में लगी हुई हैं।